साथियों, पिछले 11 महीने से हम लोग सभी एक महामारी से जूझ रहे हैं। बड़ी बेसब्री से हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वैक्सीन आएगा। पिछले कुछ दिनों में 3 बड़ी कंपनियों ने कुछ दावे प्रकट किए हैं। फाइजर ने कहा है कि हमारा वैक्सीन 95% तक प्रभावी है, जबकि मॉडर्ना ने कहा है कि हमारा टीका 94.5% तक काम करेगा, और स्पुतनिक 5 जो रशिया का वैक्सीन है, उन्होंने बोला है कि हमारा टीका 92% तक प्रभावी है। ये बहुत अच्छी खबर है, लेकिन फिर भी हमें सतर्क रहने की संभावना है। वैक्सीन पर बहुत सारे प्रश्न स्वतः ही हमारे दिमाग में उठते हैं और कई तरह की भ्रांतियां भी फैलती रहती है, ख़ासतौर से सोशल मीडिया पर। और यही सोचकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ कुछ एपिडेमियोलॉजिस्ट और कुछ इफ़ेक्टिव एंड जो रेप्यूटेड जर्नल्स हैं उनके रेफरेंस से, या फिर कुछ जो न्यूज़पेपर्स हैं उनके रेफरेंस से, कि उन प्रश्नों के सटीक उत्तर क्या हैं, जिससे कि आप किसी भी भ्रांति में न रहें। सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वह यह आता है कि क्या अभी जो नतीजे आए हैं वैक्सीन के, वो सुरक्षित हैं? तो उसका जवाब है हाँ, इसलिए कि वो एक बहुत ही बड़े संख्या में जो वॉलंटियर्स थे उन पर यह काम किया गया है, तीसरे चरण का, जिसे हम क्लिनिकल ट्रायल्स कहते हैं। और जो नतीजे आए हैं उसमें अच्छी बात यह देखने को मिली है कि कोई भी खास दुष्प्रभाव नहीं मिले हैं। दूसरा, आज के ज़माने में जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जितने भी डाटा होते हैं किसी भी रिसर्च के, वो पूरे विश्व में हमें बताने पड़ते हैं ओपनली और शेयर करने पड़ते हैं, जिससे कि सभी साइंटिस्ट उसका एनालिसिस कर सकें और एक नतीजे पर पहुंच सकें। सो इसलिए ये बहुत मुश्किल है कि कोई भी नकारात्मक यदि कोई रिजल्ट हैं तो उनको छुपाया जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह सुरक्षित है। साधारणतया किसी भी वैक्सीन को बनाने में वर्षों लग जाते हैं, इसलिए स्वतः ही आपके मन में एक प्रश्न और उठा होगा कि इस वैक्सीन को, कोविड-19 का जो वैक्सीन है, उसे बहुत ही जल्दी से बनाया गया है, त्वरित गति से बनाया गया है, तो वह सुरक्षित है या प्रभावी है या नहीं? भ्रांतियां तोड़ने के लिए यह एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दुनिया भर के डेवलपर्स अलग अलग प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं। कोविड-19 के खिलाफ लोगों की सुरक्षा के लिए टीके का निर्माण अभी प्रचलित लाइव अटेन्युएटेड वायरस वैक्सीन, यानी कि जीवित क्षीण वायरस के टीके से लेकर नए प्लेटफॉर्म जैसे डीएनए पर आधारित टीके पर भी काम किया जा रहा है। साथियों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि फाइजर और मॉडर्ना दोनों कोविड-19 वैक्सीन के लिए मैसेंजर आरएनए यानी कि जेनेटिक आधार का डिज़ाइन काम में ले रहे हैं, जबकि स्पुतनिक ह्यूमन एडिनोवायरल वेक्टर टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। जब आपके सामने प्रतिशत का आंकड़ा आ गया, तब आपका ये प्रश्न उठेगा कि भाई इस वैक्सीन का परीक्षण ठीक तरीके से किया गया है या नहीं किया गया है, क्योंकि आप उसको लेने से पहले बिल्कुल एश्योर्ड होना चाहते हैं। जब इसकी गणना की जाती है तो यह जनसमूह के समान अनुपात में ही की जाती है, और इसका आंकलन एक वैज्ञानिक फॉर्मूले से किया जा सकता है, जो कि आप इस फिगर में ऊपर की तरफ देख सकते हैं। स्टेज 3 के भी कई नतीजे आपके सामने हैं, तो आपके मन में एक और सवाल आया होगा कि क्या ये नतीजे जो आए हैं इनको अच्छी तरीके से एनालाइज किया गया है या नहीं किया गया है, मापा गया है या नहीं मापा गया है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जब किसी भी किसी भी बीमारी की दवा बनाई जाती है और उसका प्रभाव देखा जाता है, तो वो प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है।
लेकिन वैक्सीन के संदर्भ में यह सवाल काफ़ी आसान है। आसान इसलिए है कि जब हम वैक्सीन देते हैं ट्रायल स्टेज पे, तो उस पे सिर्फ ये देखा जाता है कि वह बीमारी होने की उसमें कितने प्रतिशत संभावना है या नहीं है, या उसको रोकने की क्षमता कितने प्रतिशत डेवलप हुई। जैसे कि हमने बताया कि 90% है, तो इसका मतलब ये है कि जो 30,000 या 40,000 लोगों का जो समूह लिया गया, तो उसमें 90% तक के लोगों ने ये दिखाया कि वे रोग से ग्रसित नहीं होंगे किसी भी परिस्थिति में, या फिर होंगे तो उनके लक्षण बहुत वीक होंगे। सो ये आप एश्योर रहें कि ये इसका जो जवाब है वह काफ़ी आसान तरीके से एनालाइज किया जा सकता है मोटे तौर पर। हालांकि जैसा मैंने कहा कि इसको वैज्ञानिक तौर पर एनालाइज करने के पश्चात ही हम नतीजों के बारे में पूर्णतया जान पाएंगे। पहला पॉइंट जो आपको समझना चाहिए वह यह है कि जो दो समूह होते हैं जिन पर कि वैक्सीन का प्रभाव देखा जा रहा है, वे एक समूह को हम वैक्सीन देते हैं और दूसरे समूह को प्लेसिबो के रूप में कोई सेलाइन या इस तरह की जो दूसरे दवाई होती है वह दी जाती है, जिसका कि कोई भी असर नहीं होता है, या कम से कम उस बीमारी से ठीक होने के लिए उसका उसमें कोई रोल नहीं होता है। ट्रायल के पहले चरण में क्योंकि वॉलंटियर्स के स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता की ज़रूरत होती है, इसलिए नौजवान और अत्यंत स्वस्थ लोगों का चयन किया जाता है, जो कि संपूर्ण आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह सावधानी आवश्यक होती है। और जैसे जैसे हमारे अनुसंधान या ट्रायल्स आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे रिसर्चर्स आबादी के एक बड़े हिस्से से वॉलंटियर्स लेना सुनिश्चित करते हैं, जिससे कि और अधिक तरह के विभिन्न लोगों को ट्रायल में सम्मिलित किया जा सकता है। वैक्सीन डेवलपमेंट की जो थर्ड स्टेज होती है, जिसे हम क्लिनिकल ट्रायल्स कहते हैं, वह अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इसीलिए उसमें जो वॉलंटियर्स चूज़ किए जाते हैं वे पूरे सोसाइटी का एक प्रतिनिधित्व संपूर्ण रूप से करते हैं, जिससे क्योंकि वही लोग हैं जो कि अल्टीमेटली इस वैक्सीन को रिसीव करेंगे, अतः यह ज़रूरी है कि पूरा एक समाज का एक संपूर्ण प्रतिनिधित्व वहाँ पर हो। कि कोविड-19 के संदर्भ में यह जानना बहुत ज़रूरी है कि हम जानते हैं कि वृद्ध लोगों पर ये ज़्यादा असर करता है और वे अधिक असुरक्षित हैं। अतः हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि ओल्ड एज के लोगों पर इस वैक्सीन का कितना प्रभाव पड़ने वाला है। यह अभी रिजल्ट्स अवेटेड हैं। क्योंकि वैक्सीन को बहुत तेज़ी से बनाया गया है, इसलिए आपके मन में हमेशा एक ये प्रश्न खटकता रहेगा कि क्या वैक्सीन प्रयोग करने के योग्य होगा या नहीं होगा। इससे पहले कि हम बहुत ज़्यादा उत्साहित हों इसके प्रति कि वैक्सीन आने वाला है, कुछ प्रश्न हैं, व्यवहारिक प्रश्न, जिनको हमें अभी भी जानना शेष है। जैसे कि वैक्सीन की लागत कितनी होगी। शायद वो इतना महत्वपूर्ण नहीं हो, क्योंकि हम हमारे रिसोर्सेज में सबसे पहले इसको इम्पोर्टेंस देना चाहेंगे। क्या इसको थोक में बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है। विश्व भर की आबादी 7 अरब से भी ज़्यादा है और भारत के संदर्भ में देखें तो 138 करोड़ लोग हैं। तो किस तेज़ी से उस वैक्सीन को बनाया जा सकता है। क्या ट्रांसपोर्ट और स्टोर करना उसको आसान रहेगा या नहीं रहेगा। उसके कितने बूस्टर डोज की कोई आवश्यकता होगी या नहीं होगी। एक ही बार लगाना पड़ेगा या 2 बार 3 बार या फिर 4-5 साल बाद कोई बूस्टर डोज भी लगाना है। कुछ इसके अलावा लॉजिस्टिक समस्याएं अवश्य पैदा हो सकती हैं, जिनके कि प्रश्न के उत्तर हमें अभी जानने हैं। जैसे कि वैक्सीन को संग्रहित करने और ले जाने की आवश्यकता क्या क्या होगी। इस टीके को
अंतिम छोर तक यानी यूज़र तक पहुंचाने के लिए हमें किस किस तरह की बाधाओं को सामना करना पड़ेगा। फ़िलहाल जो फाइज़र का टीका है उसे -80 डिग्री सेंटीग्रेड पर संग्रहित करने की आवश्यकता होती है और वह इसे बहुत कठिन बना देता है। हालांकि इस पे काम चल रहा है और वे भी जानते हैं कि ये एक बड़ी समस्या है, उससे हमें निपटना चाहिए। इसी तरीके से एक नई कंपनी है, वो एक पाउडर फॉर्म में बनाने की कोशिश कर रही है जिसको किसी भी टेम्परेचर पर आसानी से ले जाया जा सकता है। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो अभी भी अनआंसर्ड हैं। होपफुली जिस तेज़ी से काम चल रहा है वो जल्दी ही इन प्रश्नों के उत्तर हमें मिलेंगे। वैक्सीन डेवलपमेंट पर एक और प्रश्न जो आप हमेशा उठा सकते हैं वह है कि क्या हम यह भरोसा कर सकते हैं कि जो कुछ रिपोर्ट किया जा रहा है वह सही है। शायद इसी प्रश्न के जवाब देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि व्हाट्सएप पे ख़ास तौर से हम देखें तो या फिर सोशल मीडिया पे तो तरह तरह की न्यूज़ और समाचार और एक्सप्लेनेशंस और होप एंड डिसअपॉइंटमेंट और वो सब आता है और उसमें तरह तरह के जवाब दिए जाते हैं जो कि ऑथेंटिक नहीं होते हैं। तो इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि विश्वसनीय और अविश्वसनीय स्रोतों के बीच पहचान करना एक महत्वपूर्ण कौशल है। सोशल मीडिया पर अक्सर सतही और गलत सूचना आने का खतरा रहता है, इसलिए यह ज़रूरी है कि एक से अधिक एक्सप्लेनेशंस को पढ़ने से आपको एक संतुलित दृष्टिकोण प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। कभी भी यदि कोई एक खबर आ गई उस पर आप इस संबंध में विश्वास ना करें, हमेशा कुछ न कुछ रेफरेंसेस को ढूंढने की कोशिश करें और एक ऑथेंटिक नतीजे पे पहुँचें कुछ भी न्यूज़ फॉरवर्ड करने से पहले। दूसरी ओर जो हमारे रिसर्च जर्नल्स होते हैं, उनके जो पेपर्स होते हैं या फिर क्लिनिकल ट्रायल्स के जो नतीजे हैं, लेकिन क्लिनिकल ट्रायल्स के नतीजे जो अखबारों में आते हैं और उनको हम बहुत ज़्यादा समझ नहीं सकते, क्योंकि उनका जो आंकलन है वो विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। उनकी व्याख्या हम और आप वहाँ पे व्हाट्सएप पे बैठ के या फेसबुक पे बैठ के नहीं कर सकते हैं। अतः आप हमेशा इस चीज़ से दूर रहें जब तक कि किसी ऑथेंटिक सोर्स से आपको न्यूज़ नहीं मिलती है। समय समय पर मैंने आपको कोविड-19 बीमारी के तहत कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, जैसे कि प्लाज्मा जो कन्वलेसेंट प्लाज्मा है उस पर, और कुछ प्रश्नों के उत्तर जो सौम्या स्वामीनाथन ने CNN के साथ इंटरव्यू में दिए थे उनको। यदि वो आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल DocDSC 70 पर जाकर देख सकते हैं।